एक्टिविटी है लेट अस मॉडल। इसमें अब हम मॉडल बनाएंगे। सपोज यू राइड अ बाईसाइकिल फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम। तो आप मान लो कि आप साइकिल चलाते हुए स्कूल से घर जा रहे हैं। यू वांट टू मॉडल द टाइम इट टेक्स टू गो होम फ्रॉम स्कूल। तो आपने मॉडल बनाना है कि कितना टाइम लगा स्कूल से घर जाते वक्त। वट डिटेल्स वुड यू कीप। तो ऐसी कौन सी डिटेल्स है जिसको आप नोट करोगे। वट डिटेल्स कुड यू इग्नोर। ऐसी कौन सी डिटेल्स है जिसे आप इग्नोर करेंगे। सजेस्ट वाई इग्नोरिंग सम डिटेल्स में एक्चुअली भी यूज़फुल। और फिर सजेस्ट करना है आपने कि जो आपने डिटेल्स को इग्नोर किया है वो यूज़फुल कैसे है। As you explore science more deeply, you will notice that it uses language in a very careful and precise way. जैसे जैसे आप साइंस को और डेप्थ में पढ़ते जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि साइंस जो है अपनी एक लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है। मतलब उसकी अपनी ही एक लैंग्वेज है जो कि बहुत ही केयरफुली और प्रिसाइज तरीके से क्लियर मतलब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैनी वर्ड्स दैट वी यूज़ इन एवरीडे लाइफ सच एज फोर्स, वर्क, सेल एंड रिएक्शन हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन साइंस। हम अपनी रियल लाइफ में ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, फोर्स, वर्क, सेल, ये वर्ड्स हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, बट साइंस में इनका कुछ ही स्पेसिफिक मीनिंग होता है। दीज मीनिंग्स आर ऑफन वेरी स्पेसिफिक बिकॉज साइंटिफिक आइडियाज़ मस्ट बी कम्युनिकेटेड क्लियरली एंड अनएम्बिगुअसली। तो इनके जो मीनिंग्स हैं वो इतने स्पेसिफिक इसलिए होते हैं क्योंकि जो साइंटिफिक आइडियाज़ हैं वो भी मस्ट बी कम्युनिकेटेड, वो इतने अच्छे से कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि सामने वाले को वो क्लियरली समझ में आए। क्लियरली एंड अनएम्बिगुअसली इसका मतलब होता है बिल्कुल साफ एंड स्पष्ट तरीके से जो चीज़ें हैं वो सामने वाले को समझ आनी चाहिए। To allow scientists across the world to describe observation, compare results, and build ideas together, science uses a shared language of these specific terms. तो अब साइंटिस्ट जो है अक्रॉस द वर्ल्ड सभी काम करते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को ऑब्जर्वेशन जो होती है, रिजल्ट्स कंपेयर करने होते हैं। किसी वर्ल्ड के कहीं पर कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो किसी चीज़ के बारे में ऑब्जर्व कर रहा है, सोच रहा है, और सेम टॉपिक के ऊपर कोई और भी कोई पर्सन है जो किसी और एरिया में रह रहा है, किसी और सिटी में रह रहा है या किसी और कंट्री में रह रहा है, तो वो अपनी व्यूज़ को शेयर करना चाहते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो सके, जो कंसेप्ट है वो सामने आ सके, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, रिजल्ट्स आते हैं, उनको कंपेयर करना होता है, तो वो एक दूसरे को आइडियाज़ जो हैं, जो भी उन्होंने चीज़ें करी होती हैं, उनको वो आपस में शेयर करते हैं। तो मिलकर वो आइडियाज़ बिल्ड करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं कि क्या एक्चुअली में चीज़ें हैं। तो इसके लिए साइंस क्या करती है, एक लैंग्वेज यूज़ करती है, ठीक है। उसके लिए कुछ टर्म्स उसे बनानी पड़ रही हैं, कुछ टर्म्स का वो यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक सिम्बल्स का यूज़ करते हैं और ऐसे ही यूनिट्स का यूज़ करते हैं। क्वांटिटीज़ सच एज मास, वेलोसिटी, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक करंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। अब कुछ क्वांटिटी होती हैं, जैसे हमें मास के बारे में बात करनी है, बार बार मास वर्ड यूज़ करना है जो हम चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो उसमें मास की जगह उसका सिंबल ये स्मॉल m यूज़ कर सकते हैं, वेलोसिटी की जगह स्मॉल v, फोर्स की जगह कैपिटल F एंड इलेक्ट्रिक करंट की जगह I, ईच एसोसिएटेड विद अ डिफाइंड यूनिट, और उनकी एक पर्टिकुलर यूनिट भी होनी चाहिए। जैसे रियल लाइफ में अब अगर हम बात करें, आप मास के बारे में जानते हैं, मास आपका किलोग्राम में भी मिलता है, आप मतलब कोई चीज़ किलोग्राम में भी ला सकते हैं, ग्राम में भी ला सकते हैं, ठीक है। और कहीं पर ये पाउंड्स में भी बात करते हैं मास का। तो ये जो मास की अलग अलग ये क्या है जिसमें आप उसको मेज़र कर रहे हैं, जो मेज़र करने के लिए टर्म आपने यूज़ करी है, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड्स, दैट इज़ यूनिट। तो कोई भी क्वांटिटी अगर आपको बतानी होती है तो उस क्वांटिटी का सिंबल भी यूज़ करते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो शॉर्टली और अच्छे से सामने वाले को समझ आएँ, और उसकी एक यूनिट भी डिफाइंड होती है जो क्वांटिटी साइंस में यूज़ होती हैं, ठीक है। टू मेक दिस इवन मोर प्रिसाइज, साइंस ऑफन टर्न्स टू मैथमेटिक्स to allow relationships between quantities to be expressed clearly and tested carefully। तो साइंस क्या करती है, जो चीज़ों को और ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा क्लियर करने के लिए साइंस की जो भी बातें होती हैं उनको वो क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में चेंज कर देते हैं, और मैथ्स के थ्रू उस साइंस की टर्म्स में एक रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज़। साइंस की जो भी क्वांटिटीज़ हम यूज़ करते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाया जाता है टू बी एक्सप्रेस क्लियरली, जिससे जो साइंस की जो भी टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको क्लियरली बताया जा सके, एंड टेस्टेड केयरफुली, और प्रॉपर तरीके से उसको टेस्ट किया भी जाए। दिस कैन समटाइम्स फील challenging, but it is important to remember that mathematics in science is not meant to be a hurdle।
समटाइम ऐसा होता है कि साइंस में जब मैथ्स को यूज़ करते हैं तो वो चैलेंजिंग हो जाता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को करना, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट। पर हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है टू रिमेंबर दैट मैथमेटिक्स इन साइंस इज़ नॉट टू बी हर्डल, कि अगर हम उन चीज़ों को याद कर रहे हैं तो साइंस के अंदर उनको याद करना हमारे लिए कोई एक मुश्किल चीज़ नहीं है कि हाँ हमारे लिए वो एक मुसीबत का काम करेगी, बीच में ऑब्स्टेकल का काम करेगी। नो, इंस्टेड इट इज़ अ लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू थिंक मोर क्लियरली अबाउट द वर्ल्ड। इसकी बजाय अगर हम उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं तो मैथमेटिक्स जो है वो हमें हेल्प करती है, वो एक लैंग्वेज की तरह काम करती है और इससे हम चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर समझ पाते हैं। An equation is not just a calculation tool, it is a compact statement about how certain things are related. जब हम मैथ्स के फॉर्म में कोई इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सिर्फ एक कैलकुलेशन टूल की तरह काम नहीं करती, बल्कि एक स्टेटमेंट को कॉम्पैक्ट फॉर्म में बना देती है, जिससे बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में भी वो हम इक्वेशन बनाते हैं वो इक्वेशन से चीज़ें जो होती है वो क्लियर समझ में आने लगती हैं कि कोई थिंग कैसे रिलेट कर रही है, किस बारे में वो बात कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डिस्क्राइबिंग मोशन यूजिंग क्वांटिटीज़ सच एज डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी अलाउज अस टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट वेयर एन ऑब्जेक्ट विल बी एट अ लेटर मोमेंट। अब क्या है, हमारे पास साइंस में एक क्वांटिटीज़ होती हैं जो आप पुरानी क्लासेस में, लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, ऐसी टर्म्स आपने सुनी होगी। डिस्टेंस और टाइम तो सभी ने सुना है कि हमको एक डिस्टेंस होता है उसको मेज़र कर सकते हैं, टाइम मेज़र करते हैं कि कितनी देर में क्या काम हो रहा है, कितनी देर आप चले, कितनी देर में आपने ये डिस्टेंस कवर किया। तो इस तरीके की बात तो हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं, ठीक है। तो वो सब एक्सप्लेन करने के लिए अलाउज अस टू आंसर क्वेश्चंस। तो ये जब हम मेज़र करते हैं डिस्टेंस, टाइम, ये क्वांटिटीज़ हमें किसके बारे में बताती है, वेयर एन ऑब्जेक्ट विल बी एट अ लेटर मोमेंट, कि थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगी, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं। डिस्टेंस, उसकी मोशन के बारे में कि वो अगर मोशन में है, किस स्पीड से चल रही है, उस अकॉर्डिंग वो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं वो हमें हेल्प कर देती हैं। इन द सेम वे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर यूज टू डिस्क्राइब रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब मैथमेटिक एक्सप्रेशन का हम यूज़ और कहाँ कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के रेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। रेट्स यानी कि एक तरह से स्पीड कह सकते हो कि कौन सी केमिकल रिएक्शन कितने टाइम में हो रही है, उसकी टाइम के साथ क्या रिलेशन है, कितने टाइम में वहाँ से गैस रिलीज़ होती है, कितने टाइम में उसका कलर चेंज होता है, वो रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लेती है, उसकी स्पीड कितनी है। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो हम मैथ्स का यूज़ करके केमिस्ट्री में या केमिकल रिएक्शन में डिस्क्राइब कर सकते हैं। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है उसका पैटर्न क्या है, कब इंक्रीज़ हो रही है, कितनी इंक्रीज़ हो रही है, तो वहाँ सब किसका यूज़ होता है, मैथ्स का यूज़ होता है। बात हम चाहे साइंस की भी करें स्टिल वहाँ पे मैथ्स का हम यूज़ करते हैं। और चेंजेस इन एनर्जी, एनर्जी में चेंज आ रहा है विद इन द सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर एनर्जी में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, कितना चेंज आ रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम मैथ्स का यूज़ करते हैं। लर्निंग टू यूज़ मैथमेटिक्स इन साइंस डज नॉट मीन मेमोराइजिंग इक्वेशन। अगेन ये बात कह रहा है कि मैथमेटिक्स का अगर हम साइंस में यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इक्वेशंस को मेमोराइज़ करना है और वो एक ऑब्स्टेकल बन जाएगी, डिफ़िकल्ट बना देगी चीज़ों को। नो, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फर्स्ट। सबसे पहले हमें सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना होता है। आइडेंटिफाइंग रेलिवेंट क्वांटिटीज़, जब आप जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो उससे रिलेटेड क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है। एंड देन यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स टू रीज़न केयरफुली, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनाना होता है, ठीक है, कि उसको वो कैसे एक दूसरे से रेलेवेंट हैं क्वांटिटीज़। और जब ये हम अंडरस्टैंड करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, क्लियर भी समझ आने लगती हैं। इन दिस वे मैथमेटिक्स बिकम अ पावरफुल लैंग्वेज फॉर थिंकिंग, not just for finding numerical answers. If you focus first on understanding the situation and the quantities involved, equations will begin to feel less like obstacles and more like helpful guides in your exploration of science. तो मैथमेटिक्स जो है वो एक पावरफुल लैंग्वेज की तरह काम करती है हमारी सोच के ऊपर। जब हम सोचना शुरू करते हैं तो मैथ्स के थ्रू हम चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली, बहुत अच्छे तरीके से
समझ पाते हैं। और नॉट जस्ट फॉर फाइंडिंग न्यूमेरिकल आंसर, कि ये मैथ्स का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आपने मैथ्स के थ्रू न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया, आंसर निकाल लिया, बात खत्म होगी। इफ़ यू फोकस फर्स्ट और अंडरस्टैंडिंग, अगर आप सबसे पहले सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसमें समझ लेते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही है, तो इक्वेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, समझ आने लगती हैं, और फिर वो ऑब्स्टेकल की तरह फील नहीं होती, फिर वो हमें हेल्पफुल की तरह फील होती है। मीन्स उससे हम चीज़ें समझने लगते हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंड होने लगती हैं। थ्रेड्स ऑफ क्यूरोसिटी, वाई इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इज़ नोटेड बाय सी, जो लाइट की स्पीड होती है उसको सी से डिनोट क्यों किया जाता है। साइंटिफिक सिंबल्स ऑफन कम फ्रॉम हिस्ट्री, जितने भी साइंटिफिक सिंबल्स होते हैं काफ़ी उसमें हिस्ट्री से आते हैं। एंड आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बेस पर उनको बनाया जाता है। लाइक सारी जो कंट्रीज़ होती हैं वो सब मिलकर डिसाइड करती हैं कि किसी भी क्वांटिटी का सिंबल क्या रखा जाएगा। नॉट नेसेसरी एब्रीविएशन ऑफ कन्वेनियंस, अपनी कन्वेनियंट के अकॉर्डिंग कोई भी उसकी एब्रीविएशन नहीं बनाता है। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड के बारे में वो बात करें, इज़ यूजुअली डिनोटेड विद द सिंबल सी, लाइट की स्पीड को डिनोट करने के लिए हम सी सिंबल का यूज़ करते हैं। सिंस इट कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड सिलेरिटस मीनिंग स्पीड, लेटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है सिलेरिटस जिसका मतलब होता है स्पीड, और वहीं से लाइट की स्पीड के लिए सिंबल यूज़ किया गया सी। टुडे द स्पीड ऑफ लाइट इज़ वन ऑफ द फिजिकल कॉन्स्टेंट डिफाइन टू बी एग्जैक्टली 299792458 मीटर पर सेकेंड, जो आज के टाइम में हम लाइट की स्पीड का एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है, ये वाली, ठीक है। बहुत सारे साइंस में कांस्टेंट्स यूज़ होते हैं, कांस्टेंट्स यानी कि एक फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, उनको यूज़ किया जाता है और वो मेजर्ड होती हैं किसी ना किसी तरीके से। तो जिसमें से आपके पास लाइट की स्पीड है और उसको मेज़र किया गया है, तो वो लाइट की स्पीड इतनी होती है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू में जब इसको सोल्व करते हैं तो यूज़ करते हैं, वो कैसे करते हैं, जैसे आपके पास ये टर्म है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 2 के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2.99792458 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 10⁻8। अब 2.99 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 3। तो आपके पास एग्जैक्ट ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लाइट ऑफ स्पीड के लिए हम इस तरीके से ये भी कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेडी टू गो बियॉन्ड एयरप्लेन फ्यूल मिस कैलकुलेशन, कि एयरप्लेन के फ्यूल में मिस कैलकुलेशन हो गया था। ये एक इंसिडेंट की बात है। इन अ वेल नोन इंसिडेंट, एक बहुत ही जाना पहचाना इंसिडेंट है। अ पैसेंजर एयरक्राफ्ट रैन आउट ऑफ फ्यूल मिड फ्लाइट ड्यू टू अ मिक्सअप इन यूनिट्स, पैसेंजर वाला एक एयरक्राफ्ट था और उसमें क्या हो गया था, रैन आउट ऑफ फ्यूल, इट मीन्स कि फ्यूल जो है ख़त्म हो चुका था मिड फ्लाइट में, फ़्लाइट जो है ऊपर जा चुकी थी, ठीक है, एक बड़ी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जाके उसका फ्यूल जो है ख़त्म हो चुका था ड्यू टू मिक्सअप इन यूनिट्स, क्योंकि यूनिट की मिक्सिंग हो गई थी, कुछ कन्फ्यूज़न हो गई थी। द फ्लाइट नीडिड 22,300 किलोग्राम फ्यूल इन टोटल, जो फ्लाइट थी उसको टोटल फ्यूल चाहिए था 22,300 किलोग्राम, बट द ग्राउंड क्रू मिस कैलकुलेटेड द फ्यूल रिक्वायर्ड, लेकिन जो रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए जो वहाँ पे थे उन्होंने क्या किया, कैलकुलेशन जो है वो गलत कर दी, और इस वजह से उन्हें लगा सिंस दे यूज़ द डेंसिटी ऑफ फ्यूल इन पाउंड्स पर लीटर, उन्होंने कैलकुलेशन करी पाउंड्स पर लीटर के हिसाब से रेदर देन किलोग्राम पर लीटर, किलोग्राम पर लीटर के हिसाब से करनी थी बट उन्होंने कर दी पाउंड्स पर लीटर के हिसाब से। द एयरक्राफ्ट वॉज अबाउट 15,000 लीटर शॉर्ट ऑफ फ्यूल, इतना 15,000 लीटर का जो फ्यूल था वो शॉर्ट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूल की कमी हो गई थी। एंड लकीली कुड ग्लाइड टू एन एमरजेंसी लैंडिंग, लेकिन वो उस टाइम पे लकी थे और एक पायलट की वजह से जो लैंडिंग है वो आराम से हो चुकी थी। विच डैमेज द एयरक्राफ्ट दो देयर वर नो कैजुअलिटीज़, जो एयरक्राफ्ट था वो तो थोड़ा सा डैमेज हो गया था बट लैंडिंग जो है वो सही से हो गई थी। पाउंड्स एंड किलोग्राम्स आर वेरी डिफरेंट, पाउंड्स भी यूनिट होती है मास की मेज़र करने की और किलोग्राम में, पर दोनों ही डिफरेंट है। जैसे लेंथ में आपके पास मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 5 मीटर की एक लेंथ है और एक 5 सेंटीमीटर की लेंथ है,
तो दोनों ही लेंथ में काफ़ी डिफरेंस होगा। सेम मास अगर आपका पाउंड्स में है तो वो अलग काउंट होगा, और अगर किलोग्राम में है तो वो अलग हिसाब से काउंट होगा। दोनों ही डिफरेंट यूनिट्स हैं। यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स एवरीवेयर अवॉइड्स कन्वर्जन्स एंड एरर्स। कोई चेंज आ जाए या किसी वजह से एरर आए तो इसलिए इंटरनेशनली स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ होती हैं हर जगह, ताकि ऐसी कोई भी मिसकैलकुलेशन ना हो। नेक्स्ट इज थ्रेड्स ऑफ क्यूरोसिटी। वाई इज़ अ किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर, कि हमेशा हर जगह पे किलोग्राम को ही यूज़ क्यों किया जाता है। When we buy rice or vegetables, we expect a kilogram to mean the same amount of everywhere. जब भी हम कहीं पर चावल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हमें चीज़ें जो हैं वो किलोग्राम से के हिसाब से मिल जाएं, बिकॉज सेम अमाउंट एवरीवेयर, कि हर जगह इसका अमाउंट उस हिसाब से समझ में आता है। इमेजिन द कन्फ्यूज़न इफ़ वी यूज़ डिफरेंट वेट्स एवरीवेयर। इमेजिन करो अगर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए, अगर हम डिफरेंट वेट्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे यूज़ हों, तो उससे क्या सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। थैंकफुली मेजरमेंट्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, नॉट लोकल ऑब्जेक्ट्स और ओपिनियंस। कि थैंकफुली वो ये कहते हैं कि थैंक गॉड कि ऐसा हुआ, थैंकफुली कि जो आपकी यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज हुई। अगर स्टैंडर्डाइज नहीं होती तो हर कोई अपने रीजन में, अपने एरिया में लोकली कुछ स्टैंडर्ड बनाते और उस हिसाब से चीज़ें जो हैं, चीज़ों का लेन देन करते। ठीक है, तो इससे क्या होता कि कहीं पर किसी की अमाउंट ज़्यादा कम हो जाती। अब क्या है, स्टैंडर्ड है, हर एक के लिए चीज़ें इक्वल हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स अलाउ साइंटिफिक रिजल्ट्स टू बी कंपेयर्ड एंड इंश्योर फेयरनेस इन डेली लाइफ एंड ट्रेड। तो ट्रेडिंग करने में, चीज़ों को कंपेयर करने में, ठीक है, अगर ये जो यूनिट्स हैं वो सेम है, हर जगह स्टैंडर्ड हैं, तो इससे सब चीज़ें क्या होती है, एंश्योर और फेयरनेस, मतलब कि कोई भी ये नहीं होता कि किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा। ये सब क्या रहता है, सब जगह सेम रहता है। एंड ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड, मेजरमेंट्स रिफाइंड, ideas tested through experiment, we can organize our understanding of the world in a systematic way. अब क्या होता है, जब भी कोई साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो वो ये ऐसे नहीं होते कि एक ही बारी में बता देते हैं सोच के या समझ के। ऑब्जर्वेशंस होती हैं और ऑब्जर्वेशंस भी रिपीटेड होती हैं। ठीक है, मेजरमेंट्स रिफाइंड, बार बार चीज़ों को मेजरमेंट किया जाता है कि कोई भी एरर ना आए। आइडियाज़ टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, जो भी उनके माइंड में आइडिया आते हैं वो बार बार एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट किए जाते हैं कि जो वो सोच रहे हैं कितना सही है। वी कैन ऑर्गेनाइज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन अ सिस्टमेटिक वे, और इस तरीके से चीज़ों को बार बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करके, मेज़रमेंट करके सिस्टमेटिक तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। इन द सेकेंडरी स्टेज यू विल कम अक्रॉस टर्म्स सच एज लॉज, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। इस तरह की टर्म्स जो है आप सेकेंडरी स्टेज में पढ़ेंगे, लॉ वर्ड पढ़ेंगे, थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। टर्म्स दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन साइंस, जिनका साइंस में एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। A law usually describe a regular pattern observed in nature. Law का क्या मतलब है? Law मतलब नियम। हिंदी में कहीं तो इसका मतलब क्या होता है, नियम। Often expressed using words or mathematical relationship. Law क्या चीज़ बताती है, एक रेगुलर पैटर्न को ऑब्ज़र्व करती है, उसके बारे में बताती है कि नेचर में कोई पैटर्न है, रेगुलरली वो सेम उसी पैटर्न में चीज़ें चल रही हैं। ऑफन एक्सप्रेस यूजिंग वर्ड्स, इस लॉ को या तो वर्ड्स का यूज़ करके और मैथमेटिकल रिलेशनशिप या फिर मैथमेटिकल रिलेशनशिप का यूज़ करके बताया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। एक्सप्लेन द जर्क फेल्ट व्हेन अ बस स्टॉप सडनली। तो अब सिचुएशन हमारे पास है कि जब भी एकदम से बस रुकती है अचानक से तो हमें एक झटका लगता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक टाइप का लॉ आपको बता दिया है। क्योंकि हमेशा ही ये पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है कि जब भी बस जो है वो अचानक से रुकेगी तो झटका लगेगा। उस पैटर्न को बार बार ऑब्जर्व किया गया और फिर हमें समझ में आया कि वहाँ पे एक लॉ यूज़ हो रहा है मोशन का। Next is a theory goes a step further and provides an explanation of why those patterns occur, usually based on evidence gathered over time and available at that time.
अब थ्योरी क्या होती है? थ्योरी यानी कि उसको एक्सप्लेन करना, जो चीज़ हो रही है वो जो जैसे हम लॉ ऑफ मोशन की ही बात करें, उसमें जो लॉ है एग्जैक्टली वो एक दो पॉइंट में, एक दो एक्सप्रेशन में बता दिया जाएगा, लेकिन अब उस थ्योरी उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना कि एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स हो रहे थे, उसको जो एक्सप्लेन किया जाएगा स्टेप्स के थ्रू कि ऐसा फर्स्ट स्टेप में ऐसा हुआ, इस रीज़न से ऐसा हुआ, तो उसकी जो प्रॉपर सारी एक्सप्लेनेशन आएगी, दैट इज़ कॉल्ड थ्योरी। यूजुअली बेस्ड ऑन एविडेंस, उसका एविडेंस भी होता है हमारे पास, ठीक है, उस चीज़ को हम इतने अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं कि हाँ हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एंड अवेलेबल दैट टाइम, और वो चीज़ें हमारे सामने उस टाइम पे अवेलेबल भी होती हैं जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इट मीन्स वो सब हमारे सामने हैं। फॉर एग्जाम्पल द एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। अब हमें एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, एटम्स तो नहीं देख रखे, लेकिन एक बार के लिए हम उस थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो भी बातें बताई जाएंगी वो ऐसे ही नहीं बताई जाएंगी, उसके एविडेंस मिले होंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम उस चीज़ को चेक किया गया होगा, पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया गया होगा, तो उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिली, तब जाके हमने एटम के ऊपर एक थ्योरी बनाई और उस एटम थ्योरी को फिर एक्सप्लेन किया। उसमें एक्सप्लेनेशन में क्या बताया फिर? हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, कि एटम से मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा एक पैटर्न एक्सप्लेनेशन जो ऑब्जर्व किया गया पैटर्न का, उसको हम थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आर ब्रॉड आइडियाज़ दैट हेल्प अस मेक सेंस इन अ गिवन सिचुएशन। एक सिचुएशन के अंदर बहुत सारे ब्रॉड आइडियाज़, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, और उस आइडियाज़ को फिर कैसे रिप्रेजेंट करना है एक तरीके से, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बीइंग अप्लाइड व्हेन क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स। अब मतलब किसी ने सीढ़ियों पे चढ़ना है तो वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यूज़ होगा। अब इसके बारे में एक ब्रॉड आइडिया कैसे है कि एनर्जी किस तरीके से कंजर्व होगी, कैसे वहाँ पे स्टार्ट आई, वहाँ पे एनर्जी आई कहाँ से, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चलेगी, दैट इज़ कॉल्ड थ्योरी, ठीक है। लेकिन उसको और उसके बारे में जानते ही जाओ, वाई हाउ ये सब जानेंगे तो सारा का सारा वो सब किस में आ जाएगा, उसको अगर हम एक लाइन में कंक्लूड कर दें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल, ठीक है। डू रिमेंबर दैट इन साइंस अ थ्योरी डज नॉट मीन अ गैस और एन अनटेस्टेड आइडिया, इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन केयरफुल टेस्टिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। हमेशा याद रखो, साइंस में जो थ्योरी होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी चीज़ गैस कर ली और हमने ऐसे ही बोल दी, ऐसे ही नहीं होता कि कोई आइडिया टेस्ट नहीं किया, अगर कोई सोचा है और फिर ऐसे ही बता दिया, नहीं। उसमें अगर कोई चीज़ सोची जाती है तो टेस्ट किए जाते हैं, नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आफ्टर दैट वो कहीं ना कहीं जब उसको एविडेंस मिलता है या चीज़ें क्लियर होती हैं, आइडियाज़ शेयर होते हैं, तब जाके उसकी एक थ्योरी बन के हमारे सामने आती है, ठीक है। इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन केयरफुल टेस्टिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। प्रॉपर तरीके से उसको समझा जाता है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन की जाती है। दीज आइडियाज़ आर ऑलवेज ओपन टू इम्प्रूवमेंट, और हमेशा जो वो आइडियाज़ होते हैं वो ऑलवेज ओपन टू इम्प्रूवमेंट एंड ऑफन चेंज एज न्यू एविडेंस बिकम्स अवेलेबल। जैसे ही कोई नया एविडेंस सामने आता है तो उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बताने का मतलब क्या है कि आप भी एक साइंटिस्ट की तरह सोच सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ में ऐड करना है, कोई चीज़ चेंज करनी है, साइंस में आपको कोई पॉइंट ऐसा लगा कि नहीं ऐसे हो सकता है, तो आप अपनी थ्योरी बना सकते हैं। बट नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब आपको सच में लगे कि ऐसा है, तब आप वो अपनी बात को रख सकते हैं और टेस्ट आपको प्रूफ के साथ वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। दिस इज़ अ की फीचर ऑफ साइंस दैट मेक्स इट रिलायबल। इस वजह से जो साइंस है वो रिलायबल है, ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही कोई आके कुछ भी नहीं बोल देता। वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, एविडेंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं जो हमें रिलायबल बनाती है कि हम साइंस पे ट्रस्ट करें, जो उन्होंने बताया है दैट इज़ ट्रू। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रेंथ्स ऑफ साइंस इज इट्स एबिलिटी टू मेक प्रेडिक्शंस। एक और साइंस की स्ट्रेंथ क्या है कि ये हमें एबिलिटी देती है कि हम प्रिडिक्ट कर पाएँ, हम चीज़ों को सोच समझ के एनालाइज करके प्रिडिक्ट कर सके कि हाँ ऐसा हो सकता है। व्हेन लॉज, थ्योरीज, मॉडल्स आर वेल established, they allow us to anticipate what will happen under new or different conditions.
जब हम कुछ लॉज को पढ़ लेते हैं, थ्योरीज़ को पढ़ लेते हैं, तो उसके बेस पर हम फ्यूचर में और भी बहुत सारे उससे सिमिलर पैटर्न्स को जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमसे उस सिचुएशंस में डिफरेंट सिचुएशन, नई नई सिचुएशन हमारे सामने आती हैं जो कि सिमिलर उस कंसेप्ट से रिलेटेड होती हैं। तब वहाँ पे हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, अपने माइंड से आइडिया लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। बिफोर वी कैन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, and in many cases even if we cannot perform an experiment, sometimes experiment perform कर सकते हैं, sometimes experiment perform नहीं कर सकते, still हम एक अपनी तरफ से आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। Using ideas about motion we can predict how far a kickball will travel। अब मोशन के बारे में अगर हमने पढ़ा हो तो हम उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हमने एक फुटबॉल को किक किया है, कितनी फोर्स के साथ किक किया होगा, उसके अकॉर्डिंग वो कितनी दूर जाएगी। तो रियल लाइफ में हम इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, और जितना इसके बारे में हमने पढ़ा होगा, समझा होगा, तो उतना ही आपका जो आइडिया है या जो प्रिडिक्शन है उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती जाएगी। यूजिंग नॉलेज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, अगर आप केमिकल रिएक्शंस की नॉलेज रखते हैं तो उसको यूज़ करके भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। वी कैन एस्टिमेट हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर आपको केमिकल रिएक्शन की नॉलेज हो गई तो आप वहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने वाली है। और हाउ सॉफ्ट अ बेक ब्रेड वुड बी। अब जैसे आटा गूंथते हैं या कोई भी बेकिंग काम हो रहा है, ब्रेड बना रहे हैं, तो वो कितना ब्रेड सॉफ्ट रहेगा, अगर केमिकल रिएक्शंस आपने स्टडी किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, कितनी सॉफ्टनेस आएगी। यूजिंग बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स वी कैन प्रिडिक्ट हाउ वंस ब्रीथिंग वुड चेंज वाइल रनिंग। अब हम रियल लाइफ में अगर बात करें तो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल के बेस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि अगर कोई भाग रहा होगा तो उसकी ब्रीदिंग रेट क्या होगा। रिमेंबर दैट दीज प्रिडिक्शंस आर नॉट गैसेस। अब जो ये हम प्रिडिक्शंस लगा रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ गैस, दे आर रीजन्ड एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन एविडेंस एंड केयरफुल थिंकिंग। अब आपने चीज़ों को ऑब्जर्व कर रखा है, सोच रखा है, समझ रखा है, तो उसके बेस पे, यानी कि आपके पास एक प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस कंसेप्ट क्लियर है कुछ, जिसके बेस पे आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। एक तुक्का ही नहीं मान रहे। गैस करना क्या होता है? तुक्का मारना, ठीक है। उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जस्ट आपने गैस लगा दिया। लेकिन प्रिडिक्ट करना और चीज़ों के बारे में कुछ नॉलेज है, उसके बेस पे जब हम कुछ बताते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रिडिक्शन एंड दैट इज़ गुड प्रिडिक्शन। व्हेन प्रिडिक्शंस मैच ऑब्जर्वेशन, अब जो भी आपने ऑब्जर्व किया और प्रिडिक्ट किया उसको जब मैच करते हैं तो इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस इन द अंडरलाइंग साइंस ग्रो। तो साइंस की लाइन में जो है वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है, चीज़ें और कॉन्फिडेंटली आने लगती हैं कि हाँ, हम सही समझ रहे हैं, हम सही चल रहे हैं। तो फिर उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ, हम सही करते जा रहे हैं। बट इवन मोर इम्पोर्टेंट व्हेन दे डू नॉट, साइंटिस्ट री एग्जामिन देयर एजम्पशंस, मॉडल्स और मेजरमेंट्स। अब जो साइंटिस्ट का काम होता है ना, वो ऐसे ही नहीं कि एक बार कुछ सोचा और वो गलत हो गया तो वहीं पे चुप होके बैठ गए, नहीं। इवन मोर इम्पोर्टेंट क्या है? व्हेन दे डू नॉट, मतलब अगर उन्होंने कुछ प्रिडिक्ट किया, कुछ सोचा और वैसा नहीं हुआ, साइंटिस्ट क्या करते हैं? री एग्जामिन करते हैं देयर असम्पशन, कि जो उन्होंने सोचा था, जो प्रिडिक्ट किया था, जो एज्यूम किया था, तो क्या वो सही था, क्या उसमें गलतियां रही होंगी, तो वो उसके बारे में री एग्जामिन करते हैं। मॉडल्स को, मेजरमेंट्स को, हर चीज़ के बारे में दोबारा से सोचते हैं, कहाँ गलती हुई होगी, क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। इन दिस वे प्रिडिक्शन इज़ अ पावरफुल टूल दैट ड्राइव्स फर्दर एक्सप्लोरेशन एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। इससे क्या होता है? प्रिडिक्ट करके और गलतियाँ पता चलती है, या तो चीज़ सही हो जाती है, अगर गलत हुई है तो उसको दोबारा से सोचते हैं कि उसमें क्या गलती रही है। तो इस तरह से ये प्रिडिक्ट करना एक टूल का काम करता है, जिससे एक्सप्लोरेशन में हेल्प होती है और जो आपकी सराउंडिंग होती है वो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड होने लगती हैं। इससे हमें एक चीज़ और भी समझ में आती है कि हम गलतियों से अपनी सीखते हैं। जब जब हम कुछ कर रहे हैं, दैट मीन्स हम सीख रहे हैं। अगर कुछ सही हो रहा है, इट मीन्स आपकी लर्निंग में ग्रोथ हो रही है। अगर आपसे कुछ गलत हो गया तो गलत का मतलब भी क्या है? कि आपने कुछ सीख लिया है कि अब ये गलती जो है इसको हमें
करेक्ट करना है। तो गलत करो तब भी, सही करो तब भी, दोनों ही चीज़ों में आपकी ग्रोथ होती है। कुछ नहीं कर रहे तब आपकी ग्रोथ नहीं है। सो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए।